हेलो दोस्तों, तो आज अपन देखेंगे एक प्रोग्राम NVBDCP। इसका फुल फॉर्म देखें नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल एंड प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम का जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्लस अपन इसमें ये देखेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी है, ठीक है ना, उसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप के वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है। ये कब इस प्रोग्राम की बात करें तो इम्प्लीमेंटेड किया गया है ऑल स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी में, ऑल ओवर द इंडिया। प्लस इसका मेन एम देखें प्रोग्राम का, टू प्रिवेंट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है। और इसको जैसे अपने 2005 में NRSM आया था, ठीक है ना। NRSM में क्या था, अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया था। अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी मीन्स हर ऑल प्रोग्राम कवर अंडर द NRSM, ठीक है ना। तो उसी टाइम 2005 में NVBDC प्रोग्राम है उसको भी इंक्लूड किया गया NRSM में। फिर अपन देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज कवर्ड होते हैं NVBDCP के अंदर। टोटल 6 डिजीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें अपन कैसे याद करेंगे 6 डिजीज को, जैसे अपन बोले APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना, तो उस बेसिस पे अपन याद कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ट्रिक क्या हो जाएगी, CDJ कलाम, ठीक है ना, उस बेसिस पे। C का मतलब, ठीक है ना, चिकनगुनिया हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया, ठीक है। D का मीनिंग डेंगू हो गया, J मीन्स जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया, K मीन्स काला आजार हो गया KA, फिर L मीन्स लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो गया, और लास्ट में M मीन्स मलेरिया हो गया, ठीक है। प्लस अपन को इसके वेक्टर का पता होना चाहिए कि यहाँ पे अपन देखें कि मलेरिया के लिए कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए मेन मॉस्किटो कौन सा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है। प्लस काला आजार की बात करें अपन तो इसके लिए कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, सैंड फ्लाई। तो अपन को पता होना चाहिए कि इसमें 6 डिजीज है, 5 डिजीज में मॉस्किटो एज ए वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है और एक में सैंड फ्लाई एज ए वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, टोटल 6 डिजीज में। फिर मैं जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात करें तो क्यूलेक्स एज ए वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, और फिर डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में एडिस मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज ट्रांसमिशन के लिए। तो इसमें अपन ऑल ओवर जितने भी डिजीज 6 डिजीज हैं इसके रिलेटेड इंडिविजुअल प्रोग्राम है उसको अपन देखेंगे, और सभी का इंडिविजुअल प्रोग्राम हो उसको कौन ओवरऑल कौन से प्रोग्राम के अंडर में कवर किया जाता है, NVBDCP प्रोग्राम के अंदर में टोटल 6 डिजीज से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसको NVBDCP में कवर किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द NVBDCP। तो इसमें नेशनल लेवल पे डायरेक्टरेट होता है, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल होता है। अपन डायरेक्टरेट की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ द NVBDCP नोडल एजेंसी होती है फॉर प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड टेक्निकल गाइडेंस, ये रोल होता है इनका। प्लस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉनिटरिंग और इवेल्यूएशन का भी जो वर्क होता है वो भी किसके अंडर में आता है, डायरेक्टरेट में। प्लस अपन स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसका मेन फोकस होता है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन होता है वो कौन से लेवल, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो स्टेट लेवल का जो फंक्शन होता है वो मेनली सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब अपने टारगेट की बात करें प्रोग्राम की NVBDCP के टारगेट, अपन प्रोग्राम के टारगेट की बात करें तो टोटल 4 टारगेट थे कि एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन। ABER मीन्स एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट कितना होना चाहिए, मोर देन 10%। अपन API का यूज करते, API से क्या मेजर कर सकते हैं, बर्डन ऑफ द मलेरिया मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन जो भी मलेरिया के लिए जो भी इंडाइसिस है उसको मलेरिया में कवर कर रखा, वहाँ से आप देख सकते हो। वहाँ से अपन देखा था कि API, ठीक है ना, API में क्या था, आई का मीनिंग क्या था, इंसिडेंस। अपन इंसिडेंस और प्रिवलेंस अपन किस लिए पढ़ते हैं, बर्डन को मेजर करने के लिए। तो इसे अपन याद कर सकते हैं, बर्डन ऑफ मलेरिया के लिए अपन कौन सी मेजरमेंट यूज करते हैं, पैरामीटर API। और ABR होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम की अपन को एफिशिएंसी का अपन को मेजर करना है तो अपन ABER का यूज करेंगे। प्लस नेक्स्ट टारगेट देखें टू एलिमिनेट द काला आजार एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। प्लस
कंट्रोल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी ड्यू टू द डेंगू। तो ये ओवरऑल अपने 4 टारगेट हो गए इस प्रोग्राम के। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज है जो कंडक्ट की जाती है अंडर द प्रोग्राम। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी एंड गाइडलाइन। तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसके सबसे पहले पॉलिसीज बनाई जाती है, गाइडलाइन बनाई जाती है कि इसमें अपन क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसको फॉलो कैसे किया जाए और वो सब होगा। फिर प्रोवाइडिंग द टेक्निकल गाइडेंस। फिर अपन क्या करेंगे कि मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंश्योरिंग द लॉजिस्टिक एंड सप्लाई के प्रोग्राम को अपन ने जहाँ भी प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मुलेट किया, फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। अब प्रोग्राम को रनिंग के लिए अपन को प्रॉपर टाइम टू टाइम वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ड्रग है, वो उनकी सप्लाई और लॉजिस्टिक प्रॉपर टाइम टू टाइम मैनेज हो। प्लस लास्ट स्टेप क्या होता है इसमें कि किसी प्रोग्राम में अपन देखते हैं तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोग्राम जो अपन इम्प्लीमेंट किया है उसको अपन लास्ट में जाके उसका पूरा इवेल्युएशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे अपन को उसका फीडबैक पता लगे। फिर कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम है, अपन उसमें कोऑर्डिनेट करेंगे। कौन कौन से अपन देखें इंस्टीट्यूशन, तो एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल या NIMR मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च। फिर कोलाबोरेशन विद द इंटरनेशनल एजेंसीज के अपन नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलाबरेट किया। फिर इंटरनेशनल की बात करें WHO और वर्ल्ड बैंक हो गया। फिर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, कैपेसिटी बिल्डिंग को कोई भी यदि प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो ताकि प्रोग्राम का आउटपुट है वो पॉजिटिव हो। प्लस प्रोमोटिंग द रिसर्च थ्रू द NCDC, NIMR एंड रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। प्लस कोऑर्डिनेटिंग द कंट्रोल एक्टिविटी इन इंटर स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया के जो भी अपन एक्टिविटी जो भी प्रोग्राम की थी उसको इंटर स्टेट में भी शेयर करेंगे, प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी शेयर करेंगे, वहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। तो ये अपने स्टेप हो गए, टोटल प्रोग्राम के 10 स्टेप हो गए जिसमें मेन एक्टिविटी होती है उस प्रोग्राम के। फिर अपन देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम का पार्ट ये वाला कि NVBDC प्रोग्राम है, इसकी मेन स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसकी 3 स्ट्रेटेजी होती है। सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी डिजीज मैनेजमेंट, सेकंड होती है IVF मींस इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, और थर्ड होती है सपोर्टिव इंटरवेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अपन जितने भी 6 डिजीज देखेंगे आगे, 6 डिजीज के लिए इंडिविजुअल डिजीज के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम है, और ओवरऑल फाइनली सब प्रोग्राम को किसके अंडर में कवर किया जाता है, NVBDC के अंडर में कवर किया जाता है। हर प्रोग्राम को अपन कंट्रोल मेजर देखेंगे तो उसमें ये 3 स्ट्रेटेजी ये फॉलो होगी, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपन सबसे पहले देखा डिजीज मैनेजमेंट मींस अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रेफरल सर्विसेज, क्या डायग्नोसिस हो गया या ट्रीटमेंट लो लेवल हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं, तो रेफरल सर्विसेज है वो प्रॉपर हो ताकि उसके थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू उसका रेफरल हो सके और प्रॉपर कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सके। प्लस एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रैपिड रेस्पॉन्स, ठीक है, कि कोई यदि एपिडेमिक आउटब्रेक हो जाता है तो उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब इसका डिजीज मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। सेकंड है इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट मींस कि जो भी अपने वेक्टर है डिजीज ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन आगे देखेंगे कि वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और पर्सनल प्रोटेक्शन 3 मेथड होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन बात करें इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, ठीक है, तो एंटी अडल्ट मेजर हो गया। यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया। यूज ऑफ द लार्वीवेरस फिश, ये एंटी लार्वल मेजरमेंट हो गया। प्लस एंटी लार्वल मेजर, ठीक है ना, इन अर्बन एरिया में एंटी लार्वल मेजरमेंट में टोटल, ठीक है ना, इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, ठीक है ना, ये सब इसके और इन्वायरमेंटल, ये 3 मेथड आते हैं, ठीक है। सोर्स रिडक्शन एक तरह से किसका पार्ट है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल का पार्ट हो गया। प्लस माइनर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी एक तरह से इन्वायरमेंटल कंट्रोल का पार्ट हो गया। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में अपन क्या करते हैं, माइनर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, करते हैं, जिस बेसिस पे अपन जो भी सोर्स होते हैं मींस ब्रीडिंग सोर्स होते हैं मॉस्किटो के लिए, उसको अपन रिड्यूस कर लेते हैं, उसी से अपन लार्वा को
कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट में अपन आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना, हर किसी पॉइंट को डिटेल में देखेंगे कि इसमें कि अपन एंटी लार्वल को मेजर कैसे कर सकते हैं, एंटी एडल्ट कैसे कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं। फिर अपन बात करें सपोर्टिव इंटरवेंशन की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, कि वेक्टर बॉर्न डिजीज में वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बेसिस पे हम बिहेवियर चेंज बेसिस पे अपन वेक्टर बॉर्न डिजीज से उसके ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टीशन के प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर नोटिफिकेशन हो, कितने डिजीज आए, कितने उसका डायग्नोसिस हुए और कितने की डेथ हुई, तो प्रॉपर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, प्लस इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस हो, मल्टीपल सेक्टरल का इन्वॉल्वमेंट हो, उस बेसिस पे अपन डिजीज को कंट्रोल कर सके। प्लस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग बेसिस पे मीन्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो गया, ठीक है ना, और जो भी स्टाफ है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो गई, तो ये सब इसके अंडर कवर में आ गया। प्लस ऑपरेशनल रिसर्च के रिसर्च कंटिन्यू रहे, ताकि अपन को जेनेटिक लेवल पे, ठीक है ना, मोलिकुलर लेवल पे अपन को कौन कौन से चेंजेस भी उसके बारे में अपन आइडिया लगा सके। प्लस कोई भी यदि ड्रग रेजिस्टेंस या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस है उसके रिगार्डिंग अपन आइडिया लगा सके। प्लस मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन मीन्स पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम, फील्ड विजिट के बेसिस पे अपन, ठीक है ना। प्लस MIS मीन्स वेब बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लस जापानीज इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल करना है तो उसमें वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कंट्रोल करने के लिए MDA का इंपॉर्टेंट रोल होता है। MDA मीन्स एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। प्लस एलिमिनेशन गोल फॉर द काला आजार, फॉर डेंगू एंड चिकनगुनिया, मेन मोस्ट कॉमनली इनको कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो स्टेप होता है वो क्या था, सोर्स रिडक्शन। तो अब NVBD सबसे पहले अपन कवर करेंगे मलेरिया के रिगार्डिंग। मलेरिया में बात करें एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन, कौन से मंथ को बोलते हैं, जून मंथ को, कि जून मंथ के बाद मलेरिया के केसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन केसेस स्टार्ट होने से पहले अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं उसको, अपन उस मंथ को क्या बोलते हैं, एंटी मलेरिया मंथ कैंपेन, जून मंथ हो गया, ठीक है। अपन अब देखें कि NVBD, ठीक है ना, CB प्रोग्राम है, उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग देखें कि इसमें टाइम टू टाइम बेसिस पे प्रोग्राम में क्या इवोल्यूशन हुआ है उसके रिगार्डिंग देखें। तो सबसे पहले प्रायर टू द 1953 75 मिलियन केसेस एस्टिमेटेड थे, उसमें से डेथ कितनी हो रही थी एनुअली, 0.8 मिलियन। फिर 1953 में फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसका क्या नाम था, NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 1956 में उसको चेंज कर दिया कि किसने, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, C की जगह क्या लाए, E ले आए। फिर 1971 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ मलेरिया रिलेटेड, कौन सा, अर्बन मलेरिया स्कीम। फिर 1977 में मॉडिफाइड प्लान ऑफ द ऑपरेशन, MPO को इंक्लूड किया गया। MPO को क्या मीनिंग है कि इसमें दो कैटेगरी बनाई गई कि API अप टू 2, मोर देन 2 और API लेस देन 2, ठीक, ये दो कैटेगरी का फॉर्मुलेट किया गया MPO में। फिर 1997 में, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनहेंस मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक। प्लस 1999 की बात करें अपन तो प्रोग्राम का रीनेम हुआ NAMP, के शुरू में क्या था, NMCP था, फिर NMEP हुआ, उसके बाद NAMP हुआ, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, और फिर फाइनली 2002 में इसका नाम NAMP से चेंज होकर क्या हो गया, रीनेम हो गया नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो अभी प्रेजेंट समय 2002 से लेके अभी प्रेजेंट समय तक कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए, नेम सेम का सेम है। फिर अपन बात करें कि NVBDC भी प्रोग्राम है, इसको अपन ने देखा था कि NRHM में कब इंक्लूड किया गया, 2005 में। प्लस RDT रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड कब किया गया, 2005 में। 2006 में बात करें तो ACT का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एरिया है, उसमें ACT इंट्रोड्यूस हुआ। और अपन 2008 की बात करें तो उसमें अपन ऑल ओवर इंडिया में ACT का इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, ठीक।
प्लस 2016 की बात करें तो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च हुआ, जिसका टारगेट क्या था कि 2030 तक मलेरिया के केसेस को बिल्कुल जीरो कर देना है। ठीक है, फिर NSP आया 2017 में, ठीक है ना, 17 to 22 तक, और फिर 23 में वापस NSP लॉन्च हुआ, ठीक है ना, इसका ड्यूरेशन कितना था 2023 to 2027। तो ये ओवरऑल के प्रोग्राम है, इसका टाइम टू टाइम बेसिस पे इवोल्यूशन कैसे हुआ है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जैसे अपन प्रोग्राम में तो उसमें 2 पॉइंट यूज करते हैं अपन, एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स, FTD और DDC। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम अपन मलेरिया के रिगार्डिंग पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज मलेरिया बर्डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिमांड ऑफ द एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। इसमें अपन देखें कि मलेरिया की जो भी ड्रग सप्लाई होती है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, वो एलोन इट वाज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना, कि अपन इंस्टीट्यूशन लेवल पे यदि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग सप्लाई की जाए तो सफिशिएंट नहीं, कि पेरिफेरल एरिया में जो भी लोग हैं वो रीच आउट नहीं कर पाएंगे इंस्टीट्यूशन तक। उसको कवर अप करने के लिए क्या फॉर्मुलेट किया गया, DDC और FTD। अब DDC का अपन मतलब देखें, DDC का क्या मतलब होता है, DDC मीन्स डिस्पेंस एंटी मलेरिया ड्रग टेबलेट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द NVBDC ट्रीटमेंट गाइडलाइन। और अपन बात करें FTD की, ठीक है, फीवर ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स, इसमें कलेक्ट द ब्लड स्मीयर प्लस डिस्ट्रीब्यूट द एंटी मलेरिया ड्रग। तो दोनों में अपन को डिफरेंस पता हो गया कि सिर्फ DDC में ड्रग सप्लाई की जाती है और FTD में ब्लड स्मीयर कलेक्ट किया जाता है प्लस एंटी मलेरियल ड्रग सप्लाई की जाती है, इसमें 2 किया जाता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। और ये यूजुअली कहाँ लोकेटेड होते हैं, सेंटर, एट द सब सेंटर लेवल पे, ठीक है ना, कि हर जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें वो ओवरऑल पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाते हैं, सब जगह एंटी मलेरिया ड्रग नहीं प्रोवाइड कर पाता, इसलिए हर सब सेंटर पे FTD और DDC ओपन किया जाता है, जिस बेसिस पे अपन मलेरिया का ट्रीटमेंट प्रॉपरली कवर अप कर सके। और ये मैनेज किसके थ्रू होता है, कम्युनिटी वॉलंटियर के थ्रू ये मैनेज होते हैं सेंटर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मलेरिया रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है अर्बन मलेरिया स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर या 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स आ सकता है इस बेसिस पे। अपन इसकी बात करें, अपन देखा था प्रोग्राम के इवोल्यूशन के टाइम पे कि ये लॉन्च कब हुआ था, इन 1971 पे। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव देखे तो रिड्यूस या इंटरप्ट द मलेरिया ट्रांसमिशन इन अर्बन एरिया में, कि मलेरिया को रिड्यूस या इंटरप्ट कैसे कर सकते मलेरिया का ट्रांसमिशन का। और मेन स्ट्रेटेजी थी, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए कुछ मेन स्ट्रेटेजी थी है वो इंटेंसिव एंटी लार्वल मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस ड्रग ट्रीटमेंट और सर्विलेंस। 3 स्ट्रेटेजी के 3 पार्ट है अर्बन मलेरिया स्कीम की, जो स्ट्रेटेजी यूज की थी उसके 3 पार्ट है। इसमें जैसे अपन आगे देखेंगे कि मलेरिया कंट्रोल के किसी भी वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के लिए एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और पर्सनल प्रोटेक्शन, 3 मेजर, ठीक है, कंट्रोल के 3 अपन पॉइंट यूज करते हैं, 3 स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसमें से भी एंटी लार्वल है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अर्बन मलेरिया स्कीम में एंटी लार्वल स्ट्रेटेजी पे मेन फोकस किया गया है, तो इसका अपन को पता होना चाहिए। प्लस ड्रग ट्रीटमेंट मीन्स जो भी डायग्नोसिस हो रहा है उनको प्रॉपर ड्रग सप्लाई हो ट्रीटमेंट के लिए और सर्विलेंस प्रॉपर हो, तो मेरी स्ट्रेटेजी होगी। फिर अपन बात करें अर्बन मलेरिया बर्डन का, कि टोटल केसेस में से 77.4% केसेस है वो, ठीक है ना, अर्बन मलेरिया के केसेस है। प्लस इसमें से अपन बात करें 10.9% ऑफ मलेरिया डेथ अकर इन द अर्बन एरिया में, तो ये हाई बर्डन हो गया इन अर्बन एरिया में। फिर अपन बात करें कि अर्बन एरिया में, ठीक है ना, कि मलेरिया की केसेस ज़्यादा आते हैं, उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो वेक्टर ब्रीडिंग। कैसे अपन देखें तो मोस्टली इन मैन मेड कंटेनर, ठीक है, कि वेक्टर ब्रीडिंग के लिए मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैन मेड कंटेनर। जैसे पर बात करें ओवरहेड टैंक्स हो गए, अंडरग्राउंड टैंक्स हो गए, वाटर कूलर्स हो गए, रूफ गटर्स हो गए, फ्लोवर वेज हो गए, बोतल्स हो गई या ओल्ड टायर हो गए। इनमें यदि किसी में भी स्टेगनेट वाटर होता है, पानी स्टोर होता है, तो वहाँ पे लार्वा, ठीक है ना,
मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, फिर लार्वा ग्रोथ होते हैं, वो अडल्ट मॉस्किटो में चेंज हो जाते हैं और फिर डिजीज का ट्रांसमिशन करते हैं। और अब नेक्स्ट देखें, लार्ज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज क्रिएट द आइडियल ब्रीडिंग साइट फॉर मॉस्किटो, प्लस माइग्रेशन फ्रॉम द मलेरिया एंडेमिक एरिया इंक्रीज द अर्बन इंसिडेंस। तो अपन देखें कि अर्बन इंसिडेंस, ठीक है ना, अर्बन मलेरिया का इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल वो अपन ने यहाँ देखे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अर्बन एरिया में मलेरिया को अपन कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेजर यूज करते हैं। तो एनफोर्समेंट ऑफ द म्युनिसिपल बाई लॉ अप्लाई हो, ठीक है, प्लस सोर्स रिडक्शन के बेसिस पे कि जो जितने भी ब्रीडिंग सोर्स है, ठीक है ना, मॉस्किटो के लिए, उसको अपन ने सोर्स ही यदि रिड्यूस कर ले अपन, तो ब्रीडिंग नहीं होगी तो मॉस्किटो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी, तो डिजीज ट्रांसमिशन भी डिक्रीज होगा। प्लस लार्विवोरस फिश, ठीक है ना, इन वाटर बॉडी लाइक जो स्लो मूविंग और ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, स्लो मूविंग पॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वो अपन लार्विवोरस फिश का यूज कर सकते हैं ताकि वो लार्वा को ईट कर सके और अपन डिजीज ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सके। प्लस लार्विसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं वेयर फिश कैन नॉट सर्वाइव। तो एक तरह से कंट्रोल मेजर होता है कि अपने पहले बात की थी कि अर्बन मलेरिया स्कीम में अपना मेन फोकस रहेगा, वो किस पे रहेगा, एंटी लार्वल कंट्रोल मेजर पे। इसमें कवरेज की बात करें तो अर्बन मलेरिया स्कीम कवर द 130 मिलियन पॉपुलेशन प्लस 131 टाउन्स एंड 19 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और कौन कौन सी सिटी में इम्प्लीमेंटेड की गई है, जो मेजर सिटी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और गोवा, जो इन सिटी में अभी अप्लाई की गई है। प्लस अपन बात करें एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशन के कौन से एरिया है जिसको अपन को अर्बन मलेरिया स्कीम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इसके लिए क्राइटेरिया है कि अर्बन एरिया विथ पॉपुलेशन मोर देन 50,000 प्लस स्लाइड पॉजिटिविटी रेट है वो इक्वल या मोर देन टू 5%। यदि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसको अपन अर्बन मलेरिया उस एरिया को अपन अर्बन मलेरिया स्कीम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और प्लस ये एरिया है, ये अर्बन एरिया भी होना जरूरी है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि रूरल एरिया हो, क्राइटेरिया फुलफिल हो तो उसको अपन यूएमएस में इंक्लूड कर सकते नहीं, कि यूएमएस में इंक्लूड होने के लिए कि कोई अर्बन एरिया है जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है प्लस स्लाइड पॉजिटिविटी रेट है वो इक्वल या मोर देन 5% है, तो उसको अपन यूएमएस में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस उस एरिया में एक्टिव सर्विलेंस की, ठीक है ना, उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, जिसका ड्यूरेशन देखें 2016 टू 2030 के कब लॉन्च हुआ था, 2016 में, ठीक है। और 2030 तक इसका क्या टारगेट था कि जितने भी मलेरिया रिलेटेड केसेस है उसको एलिमिनेट करना है, 0 केसेस ऑफ मलेरिया, ये मेन टारगेट था इसका, ठीक है। तो लॉन्च फरवरी 2016 में हुआ था, प्लस एलिमिनेट द मलेरिया बाई, ठीक है ना, 2020 ऑल ओवर द नेशन। इसके गोल्स की बात करें अपन, ठीक है ना, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के, तो एलिमिनेट द मलेरिया नेशनली बाई 2030 मीन 0 इंडिजिनस केस, मीन्स लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू जो भी केसेस है वो 0, प्लस मेंटेन द मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरिया वेयर ट्रांसमिशन हैज ऑलरेडी बीन इंटरप्टेड, कि जिस एरिया में मलेरिया ट्रांसमिशन इंटरप्ट है, ठीक है, स्टॉप्ड है, उसको अपन वापस से उस स्टेटस को मेंटेन कैसे रखें, ये गोल था। प्लस प्रिवेंट द रीस्टेबलाइजेशन ऑफ द मलेरिया ट्रांसमिशन, जो भी इंटरप्टेड, जहाँ जिस भी एरिया में मलेरिया ट्रांसमिशन इंटरप्टेड है, 0 इंडिजिनस केसेस है, उस एरिया को फ्यूचर में अपन मलेरिया ट्रांसमिशन से वापस रीस्टेबलाइजेशन अपन को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम लाइन के बेसिस पे फॉर्मुलेट किए गए थे कि बाई 2022 क्या टारगेट था कि ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया इंटरप्शन प्लस 0 इंडिजिनस केस, ठीक है, टू बी अटेंड इन ऑल 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरी डेट वेयर अंडर द कैटेगरी 1 और
कैटेगरी 2 इन 2014 के 2014 के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आते हैं, कितने से टोटल 26, उन सभी स्टेट में मलेरिया के इंडिजिनस केस है 0 होना चाहिए, प्लस ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इंटरप्शन है उसको अपन को रिड्यूस करना है। अपन 2024 के टारगेट देखे, ऑब्जेक्टिव देखे, तो इंसिडेंस ऑफ द मलेरिया टू बी रिड्यूस टू लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टेट में जो भी मलेरिया इंसिडेंस है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन। 2027 की बात करें तो इंडिजिनस ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरिया टू बी इंटरप्टेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया, कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उनमें इंडिजिनस ट्रांसमिशन है मलेरिया का वो 0 होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि इंडिजिनस ट्रांसमिशन मीन्स लोकल ट्रांसमिशन, ठीक है ना, कि किसी एरिया में मलेरिया ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल कोई भी सोर्स नहीं, इंटरनली लोकली ट्रांसमिट हो रहा है, उस ट्रांसमिशन को अपन को बिल्कुल रिड्यूस करना है। 2030 का टारगेट देखें कि मलेरिया टू बी एलिमिनेटेड थ्रू आउट द इंटायर कंट्री एंड रीस्टेबलाइजमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन प्रिवेंटेड। तो ये फाइनल टारगेट हो गया, फाइनल गोल हो गया जो अचीव करना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अपन मलेरिया एलिमिनेशन की बात करें, इसका क्या मीनिंग होता है कि इंटरप्शन ऑफ द लोकल ट्रांसमिशन, अपने बोला इंडिजिनस ट्रांसमिशन या लोकल ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेसिफिक मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज इन डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि 3 ईयर तक किसी एरिया में कोई भी केसेस नहीं आता तो उसको अपन किसमें इंक्लूड कर देते हैं, उस एरिया को मलेरिया एलिमिनेटेड एरिया बोल सकते हैं उसको। वो 3 ईयर भी कंसेक्यूटिव 3 ईयर। फिर अपन बात करें, ठीक, नेशनल मलेरिया फ्रेमवर्क की, तो इसकी प्रोग्राम फेजिंग की बात करें, ठीक है ना, तो वो प्रोग्राम फेजिंग स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे इंक्लूड किया गया था, मीन्स एपीआई के बेसिस पे प्रोग्राम को फेजिंग किया गया था, ठीक है। एपीआई मीन्स एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, न तो यहाँ पे इंडाइसिस है न इंडेक्स है, ये क्या है, इंसिडेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एपीआई के बेसिस पे ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी को 2022 में, ठीक है ना, कैटेगराइज किया गया था, कितनी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एपीआई के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, और इस अपन को इसमें अपन टारगेट कितना था एपीआई का, लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन टारगेट था, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 0 क्या इंडिकेट करती है कि प्रिवेंशन ऑफ द रीस्टेबलाइजमेंट फेज, मींस स्टेट विद द 0 इंडिजिनस मलेरिया केसेस थ्रू आउट द कंट्री, ठीक। तो ये कैटेगरी 1 होगी कि जहां पे 0 इंडिजिनस केस है और रीस्टेबलाइजमेंट को ट्रांसमिशन के रीस्टेबलाइज को अपन को प्रिवेंट करना है। कैटेगरी 1 क्या इंडिकेट करती, एलिमिनेशन फेज, कि अपन जो भी एपीआई के केसेस है वो एपीआई के जो टारगेट था उसको फुलफिल करा, मींस लेस देन 1 केसेस पर 1000 पॉपुलेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ऑल, ठीक है ना, स्टेट। कैटेगरी 2 क्या इंडिकेट करती, प्री एलिमिनेशन फेज, मींस एपीआई लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क विथ सम डिस्ट्रिक्ट हैविंग एपीआई इक्वल या मोर देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन, कि एक स्टेट है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में एपीआई लेस देन 1 है और इन सम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, उस स्टेट के कुछ जिलों में एपीआई वो इक्वल या मोर देन 1 है, तो उसको उस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, प्री एलिमिनेशन, वो स्टेट कौन सी फेज में, प्री एलिमिनेशन फेज में। फिर अपन बात करें कैटेगरी 3 जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज, कि जहाँ पे एपीआई है वो कितना है, मोर देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन एट रिस्क, कि एपीआई है इक्वल या मोर देन 1 है, उस एरिया में अपन को कंट्रोल मेजर, इंटेंसिफाइड कंट्रोल मेजर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एपीआई के बेसिस पे अपने स्टेट को कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट अपन देखिए, अपन ने जैसे अपन देखा लास्ट स्लाइड में कि स्टेट को एपीआई के बेसिस में टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसमें अपन देखेंगे कि हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट को
एपीआई के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट अपन को क्यों पड़ी? क्योंकि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शुड कैटेगराइज देयर डिस्ट्रिक्ट सो दैट इवन इफ द given state or union territory is not yet in the elimination phase, their district with the API less than 1 per 1000 population could be the considered as a eligible for the initiating the elimination phase activity। कि वो किसी स्टेट के वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें API लेस देन 1 है वो एलिजिबल है एलिमिनेशन फेज एक्टिविटीज के लिए। तो अपन डिस्ट्रिक्ट है उसको अपन एक तरह से बेसिक ऑपरेशनल यूनिट भी कह सकते हैं, और इस डिस्ट्रिक्ट को हर डिस्ट्रिक्ट को अपन फर्दर स्टेटिफाइड करते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक को पीएससी में और पीएससी को सब सेंटर में ऑन द बेसिस ऑफ एपीआई। एपीआई के बेसिस पे, ठीक है ना, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई किया जाता है। तो टोटल 5 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 मीन्स 0 केसेस, कैटेगरी 2 मीन्स एपीआई जिसमें मोर देन 0 टू लेस देन 1 है, उसको अपन उस रेंज को अपन कौन सी कैटेगरी बोलेंगे? कैटेगरी 2। 3 की बात करें तो एपीआई 1 टू लेस देन 2 पर 1000 पॉपुलेशन। कैटेगरी 4 की बात करें तो एपीआई 2 टू लेस देन 5 पर 1000 पॉपुलेशन। अपन कैटेगरी 5th कैटेगरी की बात करें तो एपीआई इक्वल या मोर देन 5 पर 1000 पॉपुलेशन। तो इसमें एपीआई के बेसिस में हर स्टेट के अंदर अपन, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट अपना रहेगा कि जैसे अपने स्ट्रेटेजी थी फॉर स्ट्रेटेजी ऑफ द मलेरिया एलिमिनेशन। तो सबसे पहले अपना पार्ट क्या था इसमें? अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट। कि अर्ली डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? माइक्रोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया जो अपन प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर ऑप्टिमल टेस्ट हो गया, ये भी एक तरह से रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है, ठीक है। इसमें भी किट यूज़ करते हैं, पर इस ऑप्टिमल टेस्ट में अपन प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम प्लस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्लस कंप्लीट ट्रीटमेंट एज पर द नेशनल ड्रग पॉलिसी, ठीक है ना, कि कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, ड्रग मेडिकेशन एड्रेंस वो प्रॉपरली हो, तो वो ये सब फर्स्ट स्टेप में आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था? इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, IVM, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि अपन जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है IVM, ठीक है ना। अपन IVM की बात करें तो मॉस्किटो वेक्टर कंट्रोल मेजर, तो इसमें अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होता है? एंटी लार्वल मेजर। सेकंड क्या हो गया? एंटी एडल्ट मेजर्स। थर्ड क्या हो गया? पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉस्किटोस। फोर्थ क्या हो गया? लेजिस्लेटिव मेजर्स, मीन्स सिविल लॉज हो गए। तो इसको अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। एंटी लार्वल में देखें तो टोटल 3 पार्ट होते हैं इसके, इन्वायरमेंटल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। फिर अपन एंटी एडल्ट मेजर देखें, स्पेस स्प्रे कर सकते हैं, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे मीन्स IRS हो गया, या फिर जेनेटिक कंट्रोल के बेसिस पे अपन एंटी एडल्ट मेजर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करें तो मॉस्किटो नेट्स हो गया, मॉस्किटो रेपेलेंट हो गया, या स्क्रीनिंग हो गया। तो ये एक तरह से पर्सनल प्रोटेक्शन के सब टाइप हो गए। नेक्स्ट अपन सबसे पहला अपने देखेंगे एंटी लार्वल मेजर, जिसके आपने बोला था इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है ना, यील्ड द परमानेंट रिजल्ट। यदि अपन मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट है उसको अपन यदि रिड्यूस कर दें, ठीक है ना, तो एक तरह से इन्वायरमेंटल कंट्रोल है वो अपन को परमानेंट रिजल्ट देता है, ठीक है ना। सबसे इफेक्टिव मेथड अपन इसको बोल सकते हैं। फोकस, मेन फोकस्ड क्या होता है इसका? मेन फोकस ऑन द सोर्स रिडक्शन बाय इंजीनियरिंग मॉड्यूलिटीज, ठीक है ना। तो इसमें अपन इन्वायरमेंटल मेजर में अपना जो मेन बेस्ड होता है वो इंजीनियरिंग मॉड्यूलिटी होती है। उस बेसिस पे अपन जो भी ब्रीडिंग सोर्स है उसको रिड्यूस करते हैं, जिससे जो भी रिजल्ट होता है वो अपन को पॉजिटिव या परमानेंट रिजल्ट प्राप्त होता है। फिर एग्जांपल की बात करें, इंजीनियरिंग मॉड्यूलिटीज के क्या रोल होता है? लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, प्लस फिलिंग ऑफ द ड्रेन या डिचेस, जहाँ पे वाटर स्टेगनेट होता है वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग, एक तरह से वो जो भी प्लेस होता है वो मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए काम होता है, वो काम करता है उससे, ठीक है ना, वेक्टर बॉर्न डिजीज का ट्रांसमिशन इंक्रीज होता है। प्लस इंटरमीडिएट इरिगेशन, कि कोई भी यदि वो कूलर वगैरह है, कोई भी पानी का सोर्स है, उसको इंटरमीडिएट इरिगेट कर सकते हैं। कि मीन्स अपन जैसे बात करें कि लार्वा होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो या वेक्टर के लार्वा होते हैं, उसको एडल्ट में कन्वर्ट होने में मिनिमम
1 वीक का टाइम लगता है, तो अपन हर वीक में अपन यदि इंटरमिटेंट इरिगेशन करते रहे तो अपन उस लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट होने में प्रिवेंट कर सकते हैं। उस बेसिस पे अपन मॉस्किटो जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है ना, केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल में अपन लार्विसाइड यूज कर सकते हैं, लाइक पेरिस ग्रीन हो गया, टेमीफोज हो गया, जिसमें अपन एबेट यूज करते हैं, कितना 200 लीटर पर हेक्टेयर। फिर फेनेथियन हो गया, क्लोरफायरिफोज हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, तो ये सब ठीक है केमिकल कंट्रोल है एंटी लार्वल मेजरमेंट के लिए। फिर अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो अपन इसमें कोई भी पानी स्टेगनेट है वहाँ पे अपन, ठीक है ना, बायोलॉजिकल मीन्स अपन वहाँ पे बेसिलाई यूज कर सकते हैं, फिश यूज करते हैं। उसका क्या रोल होता है मैन, वो जो भी मॉस्किटो के जो भी लार्वा होते हैं उसको ईटिंग आउट कर जाते हैं, तो उससे उस बेसिस पे भी अपन मॉस्किटो, ठीक है ना, को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अपन बात करें लार्विवोरस फिश की, तो मोस्ट कॉमनली फिश यूज करते हैं कौन सी, गैम्बुसिया एफिनिस और लेबिस्टर रेटिकुलेट्स, जिसको अपन बारबाडोस मिलियंस भी बोलते हैं। तो 2 टाइप की फिश हो गई, प्लस ठीक है ना प्रेडेटर मॉस्किटो फॉर एडिस एजिप्टी, कौन सा होता है, टोक्सो रिंकाइटिस स्प्लेंडेंस हो गया। प्लस एंटी लार्वल बेसिलाई की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेसिलाई होता है, बेसिलस थ्यूरिनजेंसिस हो गया, ठीक है, ये तरह से ये भी बेसिलाई हो गया जो भी एंटी लार्वल बेसिलाई की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इसका अपन कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज इन द ब्यूरोपिट्स, सीवेज ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हो गए, ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, सिस्टर्न्स हो गए या फार्म पॉन्ड्स हो गए, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ कर सकते हैं ताकि अपन मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट है उसको, ठीक है ना, वहाँ पे अपन जो भी लार्वा है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो अपन एक देखे इंपॉर्टेंट लाइन के एंटी लार्वल मेजर है आर प्रिफर्ड इन द अर्बन एरिया, कि अपन जहाँ बात की थी ना अर्बन मलेरिया स्कीम, वहाँ पे अपन मोस्ट कॉमनली कौन सा मेथड यूज करते हैं, एंटी लार्वल मेजर यूज करते हैं। और अर्बन एरिया में भी कौन से अर्बन एरिया है जिसको इंक्लूड किया जाता है, अर्बन एरिया अर्बन मलेरिया स्कीम में, कि वहाँ पे पॉपुलेशन है मोर देन 50,000 हो, प्लस स्लाइड पॉजिटिविटी रेट है वो इक्वल या मोर देन 5%, उसी अर्बन एरिया को अर्बन मलेरिया स्कीम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा अपना एंटी अडल्ट मेजर्स। लास्ट स्लाइड में अपने क्या देखा था, एंटी लार्वल मेजर, ठीक है, जो 3 टाइप के थे अपने कवर किए 1 बाय 1। नेक्स्ट अपना रहेगा एंटी अडल्ट, कि अडल्ट मॉस्किटो उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेनली किस पे डिपेंड रहता है, एपीआई पे, कि किसी भी एरिया के कितना एपीआई है उस बेसिस पे अपन, ठीक है, एंटी एडल्ट मेजर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें अपने मोस्ट कॉमनली मेथड कौन कौन से होते हैं, स्पेस स्प्रे, जिसको अपन होगिंग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन मेलेथियन या पायरीथ्रोइड्स मेनली 2 इंसेक्टिसाइड्स अपन यूज करते हैं। फिर अपन बात करें इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, नेक्स्ट मेथड ये हो सकता है जिसको अपन IRS भी बोलते हैं, जी मोस्ट कॉमनली अपन DDT, मेलेथियन और पायरीथ्रोइड्स यूज करते हैं। इसमें भी DDT कितना यूज करते हैं, 50% ऑफ WP मीन्स वेटेबल पाउडर, वेटेबल पाउडर हो गया ये। मेलेथियन 25% वेटेबल पाउडर। पायरीथ्रोइड्स के मोस्ट कॉमनली, पायरीथ्रोइड्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली डेल्टामेथ्रिन और साइफ्लुथ्रिन, 2 मोस्ट कॉमन टाइप है जो कॉमनली यूज करते हैं अपन। फिर अपन देखें एंटी अडल्ट का नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, जेनेटिक कंट्रोल हो सकता है, और 3 मेथड हो गए अपने एंटी अडल्ट, स्पेस स्प्रे, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे और जेनेटिक कंट्रोल। और एंटी अडल्ट मेजर है मोस्ट कॉमनली कौन से एरिया में प्रिफर किया जाता है, रूरल एरिया में। आपने देखा था कि अर्बन एरिया में मोस्ट कॉमनली कौन सा मेथड होता है, एंटी लार्वल मेजर, और रूरल एरिया में एंटी अडल्ट मेजर। अब अपने बात की थी कि एंटी अडल्ट मेजर मोस्ट कॉमनली किस पे डिपेंड करता है, एपीआई पे, ठीक है। यदि एपीआई मोर देन 2 है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, ठीक है ना, IRS प्रेफर करेंगे, ठीक है ना, एट रेगुलर इंटरवल, के हर 6 वीक में अपन 6 वीक के इंटरवल पे IRS यूज करेंगे, जिसमें अपन IRS में कौन कौन सी यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, DDT, मेलेथियन और पायरीथ्रोइड्स। और एंटेमोलॉजिकल स्टडी है वो भी इंडिकेटेड होती है जब API मोर देन 2 होता है, और API लेस देन 2 कंडीशन, उस कंडीशन में अपन क्या मोस्ट कॉमनली प्रेफर करते हैं, फोकल स्पेस स्प्रे, ठीक है ना,
उसके लिए अपन स्पेस स्प्रे में कौन से मोस्ट कॉमनली इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं केमिकल, मैलेथियन या डीडीटी, ठीक है ना। मीन्स कि व्हेन एपीआई लेस देन 2 क्या इंडिकेट करता है कि जब भी कोई भी केस है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम का कोई भी केस रिपोर्टेड हो, उस कंडीशन में अपन को वहाँ पे फोकल स्पेस स्प्रे का यूज करना है, ठीक है। अब अपन देखें कि अपन ने देखा कि एपीआई मोर देन 2 है, उस कंडीशन पर अपन क्या यूज करते हैं, आईआरएस यूज करते हैं। आईआरएस के लिए अपन मोस्ट कॉमनली 3 केमिकल यूज करते हैं, डीडीटी, मैलेथियन और पायरिथ्रोइड। इनकी सीक्वेंस भी ऐसे सेम ही रहती है, जैसे अपन यहाँ देखेंगे तो इनकी सीक्वेंस भी ऐसे सेम रहती है। मोस्ट सबसे पहला मेथड, सबसे पहले अपन फर्स्ट चॉइस क्या होता है, डीडीटी होता है। कितने, 2 राउंड ऑफ डीडीटी। और हर किसी केमिकल के लिए अपन जब भी कंडक्ट करेंगे राउंड, वो उसका इंटरवल कितना होगा, 6 वीक का इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी अपनी 3 राउंड कंडक्ट करेंगे, जितने भी राउंड होंगे उनके गैप कितना होगा बीच में राउंड के, 6 वीक का। तो सबसे पहले अपन बात करें डीडीटी की। डीडीटी के कितने राउंड, 2 राउंड। डीडीटी की डोज कितनी, 1 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इन ट्रांसमिशन सीजन। ये फेस्ट हो गया। यदि डीडीटी के खिलाफ रेजिस्टेंट है या रिफ्रैक्टी है मॉस्किटो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में अपन क्या ऐड कर देंगे, 3 राउंड ऑफ मैलेथियन ऐड कर देंगे। मैलेथियन में अपने कितना डोज होती है, 2 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इन ट्रांसमिशन सीजन। और यदि मैलेथियन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट या रिफ्रैक्टरी है मॉस्किटो, उस कंडीशन में अपन फिर थर्ड चॉइस क्या रहेगा, अपन क्या ऐड करेंगे, पायरिथ्रोइड ऐड कर देंगे, सिंथेटिक पायरिथ्रोइड। कितने राउंड इसके, 2 राउंड। डोज कितनी, 0.25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इन ट्रांसमिशन सीजन, ठीक है ना। हर राउंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 वीक का। तो ये अपना हो गया आईआरएस की चॉइस। कैसे में अपने पास 3 चॉइस रहती है। फर्स्ट चॉइस कौन सी, डीडीटी। डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है तो सेकंड चॉइस क्या हो जाएगा अपना, मैलेथियन। और मैलेथियन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है तो थर्ड चॉइस अपने क्या हो जाएगा, सिंथेटिक पायरिथ्रोइड्स। इनकी डोज भी हो गई और राउंड्स भी हो गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे, जैसे अपन देखें डीडीटी के रिगार्डिंग कि डीडीटी कितना रिक्वायरमेंट होता है और इसका रेजिडुअल इफेक्ट कितने टाइम तक होता है। तो इंडिया में डीडीटी की बात करें तो इंडिया कैन नॉट यूज मोर देन द 10,000 मेट्रिक टन ऑफ डीडीटी। ये लिमिट है कि आप 10,000 मेट्रिक टन तक ही यूज कर सकते हो। प्लस अपन देखें कि स्प्रेड 150 मेट्रिक टन पर मिलियन पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है। और इसके रेजिडुअल इफेक्ट की बात करें तो कितना होता है, 12 to 15 वीक्स, मीन्स 3 to 4 मंथ हो गया इसका रेजिडुअल इफेक्ट। मैलेथियन की बात करें तो मैलेथियन कितने, ठीक है ना, इसकी 900 मेट्रिक टन है, वो कितने 1 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करती है। जैसे अपन ने देखा था डीडीटी है 150 मेट्रिक टन है, वो 1 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करती है। मैलेथियन 900 मेट्रिक टन है, वो 1 मिलियन पॉपुलेशन को कवर करती है। इसका अपन रेजिडुअल इफेक्ट की बात करें तो मैलेथियन का थोड़ा कम होता है डीडीटी से कंपेयर में, कितना, अराउंड 2 मंथ, मीन्स 6 to 8 वीक का रेजिडुअल इफेक्ट हो गया इसका। फिर अपन ने जैसे बात की थी एंटी लार्वल हो गया अपना, ठीक है, एंटी लार्वल हो गया, एंटी अडल्ट हो गया। और नेक्स्ट अपना मेथड कौन सा है कंट्रोल के लिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन। और पर्सनल प्रोटेक्शन में अपन मोस्ट कॉमनली क्या यूज करते हैं, मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। और मॉस्किटो नेट्स भी किस पे डिपेंड करता है कि एपीआई का लेवल उस एरिया में कितना है, उस बेसिस पे अपन यूज करना है, कौन सी टाइप का मॉस्किटो नेट्स यूज करना वो डिपेंड करता है। जैसे अपने सबसे पहला अगर एपीआई लेस देन 2 है, उस कंडीशन में नो नीड टू यूज मॉस्किटो नेट्स, ठीक है ना। और एपीआई लेस देन 2 कंडीशन, उस कंडीशन में एंटी अडल्ट मेजर में क्या यूज करेंगे अपन, फोकल स्पेस स्प्रे हो गया। और नेक्स्ट कंडीशन है कि एपीआई 2 to 5 है, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, कन्वेंशनल मॉस्किटो नेट्स, जिसकी सेल्फ लाइफ कितना होता है, 6 मंथ to 1 ईयर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि एपीआई मोर देन 5 है, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करते हैं, LLIN, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन ने देखा था एंटी एडल्ट मेजर, ठीक है ना, कि मोर देन एपीआई 2 या मोर देन 2, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे एपीआई यदि, तो एंटी एडल्ट मेजर में अपने लास्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है ना, उस कंडीशन में अपन क्या यूज करते थे, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, ठीक है। और अपना हो गया ये कि एपीआई मोर देन 5 है, उस कंडीशन में अपन
LLIN यूज करेंगे और API 2 to 5 उस कंडीशन में अपन कन्वेंशनल मॉस्किटो नेट्स यूज करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि LLIN होता है उसमें केमिकल बाइंडर, एक केमिकल बाइंडर्स होता है जिसको अपन यूज करते हैं। इसकी वजह से जो नेट्स की सेल्फ लाइफ है, ठीक है, मॉस्किटो नेट्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे अपन देख सकते हैं कन्वेंशनल नेट की सेल्फ लाइफ कितनी है, 6 मंथ टू 1 ईयर, वो इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, अप टू 3 ईयर तक हो जाती है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होगी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट अपन देखें कि अपन जो भी, ठीक है, नेट्स है, मॉस्किटो नेट्स है, उसमें कौन से टाइप का केमिकल यूज करते हैं, ठीक है ना, कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ITBN। तो मोस्ट कॉमनली केमिकल यूज करते हैं कौन सा, सिंथेटिक पायरिथ्रोइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मॉस्किटो नेट्स में मोस्ट कॉमनली केमिकल कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें अब सिंथेटिक पायरिथ्रोइड की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली 2 टाइप होते हैं इसके, डेल्टामेथ्रिन और साइफ्लूथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन की बात करें तो कितनी डोज होगी, 2.5% इन डोजेज ऑफ 25 ग्राम मीटर स्क्वायर। और साइफ्लूथ्रिन की बात करें तो डबल हो जाएगी, 5% इन डोजेज ऑफ द 50 mg पर मीटर स्क्वायर। और अदर इंसेक्टिसाइड्स है जो कौन सा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, नेट्स ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पर मेथ्रीन हो गया, ठीक है। तो को ये 3 केमिकल के नाम पता होना चाहिए जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, ठीक है ना, मॉस्किटो नेट्स की ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब अपन बात करें कि जो अपने हाउस होल्ड पे जो भी अपने बेड्स, जो भी बेड नेट्स यूज करते हैं, ठीक है ना, फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, उसमें नंबर ऑफ होल और उस होल का डायमीटर कितना होता है, इसके बारे में अपन को आइडिया होना चाहिए। तो नंबर ऑफ होल्स पर स्क्वायर इंच मोर देन 150 होने चाहिए, और डायमीटर ऑफ द ईच होल कितना होना चाहिए, लेस देन 0.0475 इंच। तो दोनों ये डिजिट अपन को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें कि मॉस्किटो नेट से ये कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है। कैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन का कौन सा टाइप, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, के रिस्क प्रेजेंट है, ठीक है ना, रिस्क प्रेजेंट है, पर अपन उस रिस्क को डिजीज में कन्वर्ट होने में अपन प्रिवेंट कर रहे हैं, कैसे, मॉस्किटो नेट्स के थ्रू। तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या है, अपन देख रहे थे पर्सनल प्रोटेक्शन में, तो उसमें कॉमन इंसेक्ट रेपेलेंट्स भी यूज कर सकते हैं। इसकी अपन बात करें, ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए, जिसमें अपन मोस्ट कॉमनली कौन से केमिकल होते हैं, DEET मीन्स एन डाई एथाइल एम टोलुमाइड्स हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, नीम ऑयल हो गया, और क्राइसेंथेमम ऑयल हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑयल हो गए जिसको अपन एज ए मॉस्किटो रेपेलेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट हो गया, अपन ने पढ़ रहे थे, ठीक है ना, इस पे तो फर्स्ट क्या हो गया, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट हो गया। अपन थर्ड टाइप के बारे में देखेंगे। थर्ड टाइप क्या है, एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड अर्ली रेस्पॉन्स, ठीक है ना, कि यदि आउटब्रेक हो जाता है तो अपन आउटब्रेक को, ठीक है ना, पहले से इसके लिए प्रिपेयरनेस क्या कर सकते हैं और इसको अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सर्विलेंस बेस्ड फोरकास्टिंग हो, रैपिड रेस्पॉन्स टीम हमेशा तैयार हो, ताकि आउटब्रेक, जैसे आउटब्रेक हो तो वहाँ पे रीच आउट हो और उसको कंट्रोल मेजर के कर सके उसको। प्लस स्टॉक पिलिंग ऑफ द ड्रग एंड इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है ना, स्टॉकिंग में हो ड्रग्स और इंसेक्टिसाइड, ताकि अपन उसको तुरंत यूज कर सके और अपन आउटब्रेक को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ अपना स्टेप, सर्विलेंस। सर्विलेंस में अपने कितने टाइप के सर्विलेंस करते हैं, पैसिव, एक्टिव और सेंटिनल सर्विलेंस। 3 टाइप के सर्विलेंस हो गए। तो अपने पैसिव सर्विलेंस की बात करें तो पैसिव सर्विलेंस में क्या, मलेरिया क्लिनिक होती है सेटअप, मलेरिया क्लिनिक सेटअप होता है कौन से प्रोग्राम के अंडर में, अंडर अर्बन मलेरिया स्कीम, जिसके रिगार्डिंग पढ़ चुके, अर्बन मलेरिया स्कीम के अंडर में, ठीक है ना। एनी फीवर केसेस वाज इवेल्युएटेड फॉर मलेरिया, ठीक है ना। फीवर ट्रीटमेंट डिपोर्ट होता है, ठीक है, पैसिव सर्विलेंस में, ठीक है ना। हर विलेज में, इन एवरी विलेज 1 फीवर ट्रीटमेंट डिपोट प्रेजेंट होता है। जैसे अपने देखा था, 2 टर्म देखी थी, एक तो DDC देखा था और दूसरा देखा था फीवर ट्रीटमेंट डिपोट। DDC में क्या प्रोवाइड किया जाता, एंटी मलेरिया ड्रग प्रोवाइड किया जाता था, और FTD में क्या प्रोवाइड किया जाता था, एक तो
स्मीयर लिया जाता था मलेरिया के लिए, और दूसरा एंटी मलेरिया ड्रग्स प्रोवाइड की जाती थी। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है ना। तो ये पैसिव सर्विलेंस का पार्ट है। पैसिव सर्विलेंस में हर विलेज में एक एफटीडी होना चाहिए। अब एक्टिव सर्विलेंस में क्या होता है, ठीक है ना, तो इसके लिए एक्टिव सर्विलेंस का प्रोसेस किसके द्वारा डन किया जाता है, मल्टीपर्पस वर्कर्स, ठीक है, मल्टीपर्पस MPSW द्वारा, ठीक है। और वो भी कौन, मेल मल्टीपर्पस वर्कर मेल, कौन से लेवल पे, एट सब सेंटर लेवल पे। इसमें भी रहता है कि एक्टिव सर्विलेंस एवरी फोर्टनाइटली, ठीक है ना, उसमें डू सर्वे किया जाता है। प्रिपेयर द मलेरिया स्लाइड फ्रॉम द सस्पेक्टेड फीवर केसेस, किसी को भी फीवर होता है उसमें सस्पेक्ट हो सकता है मलेरिया, उस कंडीशन में मलेरिया स्लाइड का फॉर्म किया जाता है, और उसमें, ठीक है, प्लाज्मोडियम को फिर देखा जाता है कि वो फीवर है, उसके लिए मलेरिया रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, ठीक है, या कोई अदर कोज रिस्पॉन्सिबल है। तो और इसमें अपन देखें तो ये इसका टाइमिंग क्या रहता है, एवरी फोर्टनाइटली इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अपना टाइप है सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस में क्या रहता है कि एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी को सेलेक्ट किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटिनल साइट। और ये साइट क्या प्रोवाइड करती है, हाई क्वालिटी डिटेल्स एंड कंटिन्यूस डाटा, ठीक है ना, प्रोवाइड करती है। इस सेंटिनल साइट पे सब रिकॉर्ड होता है, वो सब कुछ ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। और हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड फॉर मलेरिया, उसके रिगार्डिंग अपन देखें तो स्टेबलाइज मेनली इन हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टेबलाइज किया जाता है सेंटिनल साइट्स को। और हर डिस्ट्रिक्ट में इन ईच डिस्ट्रिक्ट 1 to 3 लार्ज हॉस्पिटल आर सेलेक्टेड एज ए सेंटिनल साइट्स के, हर डिस्ट्रिक्ट में 1 to 3 की रेंज में सेंटिनल साइट को स्टेबलाइज किया जाता है। और इस सेंटिनल साइट्स में जो भी जिस हॉस्पिटल को सेंटिनल साइट में कन्वर्ट किया गया है, ये क्या रिकॉर्ड करते हैं कि ऑल OPD मलेरिया केसेस कितने आए, ऑल IPD मलेरिया केसेस कितने वहाँ पे रिकॉर्ड हुए, ठीक है ना, और ऑल मलेरिया रिलेटेड डेथ कितनी, ये सब रिकॉर्ड इस सेंटिनल साइट पे रिकॉर्ड किया जाता है, और ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट अपन देखें, लास्ट है कि एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मीन्स ACCM, जिसमें अपन मेन मोस्ट कॉमनली अपन यूज कवर करते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या रोल होता है, इसके रिगार्डिंग अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड प्लान प्रोसेस डेट एम टू मोटिवेट द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटीज, ठीक है ना, किसके रिगार्डिंग उनको मोटिवेट करते हैं अपन, तो अडोप्ट द हेल्दी बिहेवियर, ठीक है, चेंज द इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल बिहेवियर, मेंटेन द हेल्दी प्रैक्टिसेस ओवर द टाइम, ठीक है, इस रिगार्डिंग अपन उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ताकि वो अनहेल्दी बिहेवियर को, ठीक है ना, इग्नोर करें और हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट करें। अपन देखें BCC का मलेरिया कंट्रोल में क्या इंपॉर्टेंस है। BCC इज ए की सपोर्टिव स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट अंडर द NBDCP प्रोग्राम। इट्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मलेरिया, कि मलेरिया के रिगार्डिंग उनको कितना नॉलेज है, क्या एटीट्यूड है इसको डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या वो प्रैक्टिसेस करते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीज को क्या कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ है, ये इसमें कवर किया जाता है। इसके अपन ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द BCC इन मलेरिया, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मलेरिया, ठीक है ना, ये कैसे कर सकते हो कि उनको अवेयर हो, ठीक, साइन और सिम्टम के रिगार्डिंग के मलेरिया के कौन से साइन होते हैं, कौन से सिम्टम होते हैं, उसके रिगार्डिंग वो अवेयर हो, जैसे वो साइन और सिम्टम उनकी बॉडी में अपीयर हो तो वो ऑन द स्पॉट डायग्नोस उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि उनको मलेरिया हो गया है, ठीक है ना। इसमें अपन साइन और सिम्टम की बात करें, फीवर हो गया, चिल्स हो गया, हेडेक हो गया और बॉडी एक हो गया। फिर अर्ली ट्रीटमेंट सीकिंग, उनका ऐसा एटीट्यूड हो लाइक एनकरेजिंग द पीपल टू सीक द प्रमोट ट्रीटमेंट फ्रॉम द एप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोवाइडर्स,
नेक्स्ट अपन देखें कि जो ट्रीटमेंट लिया है उसके रिगार्डिंग कितना उनका एडरेंस है, एडरेंस टू द ट्रीटमेंट रेजिमिंग, एंश्योरिंग द पेशेंट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ द एंटी मलेरिया ड्रग, कि जो भी मलेरिया डायग्नोसिस हो गया, उन्हें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पर उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हाफ ट्रीटमेंट लेके यदि वो छोड़ देते तो रिलैप्स और रिक्रूडेंस होने के चांसेस या मलेरिया रिकवर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं उनका, ठीक है। तो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखें प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप, उस रिगार्डिंग उनका देखें अपन तो स्पेशल एम्फेसिस ऑन द चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना, हु आर एट द रिस्क हाई रिस्क ऑफ द, ठीक है ना, उनके मलेरिया होने के हाई रिस्क होता है उनमें, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। प्लस उनका क्या, उनका बिहेवियर कैसे है रिगार्डिंग द यूज ऑफ द ITN इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट या लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स के रिगार्डिंग उनका वो यूज करते कि नहीं करते, इस रिगार्डिंग उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड कैसा है। प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ द IRS, कि IRS इंडोर रेजिडुअल स्प्रे वो रेगुलर बेसिस पे उसको करवाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर पा रहे नहीं, इस रिगार्डिंग अपन को उनको अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंकरेज करना पड़ेगा, एंकरेज द कम्युनिटी टू कोऑपरेट विद द IRS एक्टिविटीज। तो ये सब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है, इस बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के मेथड के थ्रू भी अपन वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना मलेरिया हो गया। नेक्स्ट अपना NVBDC प्रोग्राम की बात करें तो उसके अंदर फाइलेरियासिस डिजीज होता है, उसको अपन कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके कंट्रोल एंड मेजर क्या है, उसको भी NVBDCP के अंदर कवर किया जाता है। इसके रिगार्डिंग अपन देखें सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है, ये एंडेमिक है कितनी 328 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द 16 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी, इतनी लोकेशन पे ये एंडेमिक है। अपन अप्रोक्सीमेट लिखे तो 740 मिलियन पीपल इन इंडिया आर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है ना, इतने परसेंट एस्टिमेटेड है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अपन देखें प्रोग्राम की बात करें फाइलेरियासिस कंट्रोल के लिए तो उसका क्या नाम है प्रोग्राम का, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट NFCP, ठीक है ना। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1955 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। और इन जून 1978 में, ठीक है ना, द ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ द NFC वाज मर्ज्ड विद द अर्बन मलेरिया स्कीम। अर्बन मलेरिया स्कीम कब लॉन्च हुआ था, 1971 में, ठीक है ना। और 1978 में NFCP को अर्बन मलेरिया स्कीम के साथ इसको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इसका मेन एम क्या था मर्ज करने का, कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर अपन देखें इसमें ट्रेनिंग और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में, ठीक है ना। तो रीजनल फाइलेरिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, कितने हैं टोटल इंडिया में, टोटल 3 सेंटर है, ठीक है ना, जहाँ पे फाइलेरियोलॉजी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अपन सेंटर देखें कहाँ कहाँ पे, तो कैलीकट केरला हो गया, ठीक है ना, राजा मुंड्रई, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया, 3 लोकेशन पे इसके सेंटर है, ठीक है ना, फाइलेरियोलॉजी के लिए, ठीक है ना। दिस सेंटर फंक्शन अंडर द, किसके अंडर काम करते हैं, NCDC, ठीक है ना, के अंडर में, जो इसका जहाँ पे NCDC का सेंटर कहाँ पे है, दिल्ली में है, उसके अंडर में सब ये प्रोग्राम, ठीक है ना, फंक्शन है, ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपन देखें क्या स्ट्रेटेजी है फाइलेरिया कंट्रोल के लिए, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर में देखें तो वेक्टर कंट्रोल हो गया मोस्ट कॉमनली। वेक्टर कंट्रोल में क्या, एंटी लार्वल ऑपरेशन, ठीक है ना, सोर्स रिडक्शन हो गया, ठीक है ना, ये भी एंटी लार्वल मेजर हो गया, कौन सा एनवायरमेंटल मेजर हो गया, प्लस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया कैरियर, जो भी कैरियर है उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना है। प्लस फाइलेरियासिस की वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है उसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये भी इसके इंक्लूड किया जाता है। प्लस ठीक है, अवेयरनेस अपन को क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम, IAC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि उनको इन्फॉर्म करो, अवेयर करो, एजुकेट करो फाइलेरियासिस के रिगार्डिंग के फाइलेरियासिस डिजीज को अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके साइन और सिम्टम क्या है, प्लस कम्युनिकेशन उनसे करो, ठीक है ना। तो ये सब टोटल 5 मेथड होगी जिसके थ्रू अपन फाइलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपन देखें पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एलिमिनेशन के लिए क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क था,
तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब है 2002 में, उसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया था कि एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलियासिस बाय 2015 तक लिम्फेटिक फाइलियासिस को एलिमिनेट करना है। प्लस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अकॉर्डिंग क्या एम था कि टू मेंटेन द एलिमिनेशन स्टेटस, कि 2015 में जो अपन ने फाइलियासिस को एलिमिनेट किया है उस एलिमिनेशन स्टेटस को अपन को मेंटेन करना है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया। फिर अपन बात करें कि एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलियासिस, इस टर्म का क्या मीनिंग है, इसको अपन देखें कि डेफिनेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलियासिस मींस लिम्फेटिक फाइलियासिस सीजेस टू बी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, कि लिम्फेटिक फाइलियासिस है वो, ठीक है ना, वो नो मोर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। कब, जब दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। कौन से दो क्राइटेरिया, माइक्रोफाइलेरिया रेट है वो लेस देन 1% है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस चिल्ड्रन born after the initiation of the elimination of the lymphatic filariasis are free from the circulating filarial antigenemia, ठीक है। कि लिम्फेटिक फाइलियासिस एक बार अपन कि नो, ये क्या मीनिंग होता है कि फ्री फ्रॉम द सर्कुलेटिंग फाइलेरियल एंटीजेनेमिया मींस नो अडल्ट फाइलेरियल वर्म प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया फुल होना चाहिए कि माइक्रोफाइलेरिया की रेट है वो लेस देन 1% हो, प्लस ठीक है एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है ना, ठीक है ना, इस जो ये एक बार कंडीशन में रीच आउट करके इस कंडीशन के बाद जितने भी चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो सब कुछ, ठीक है ना, फाइलेरियासिस से फ्री हो, ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी अपन उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। नेक्स्ट अपन देखें स्ट्रेटेजी, देखें इसकी स्ट्रेटेजी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली 2 स्ट्रेटेजी को फॉलो किया गया था। एक तो एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको अपन क्या बोलते हैं MDA। नेक्स्ट क्या था, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। मोस्ट कॉमनली 2 स्ट्रेटेजी थी। एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अपन तो सिंगल डोज ऑफ एंटी फाइलेरियल ड्रग गिवन एनुअली फॉर 5 और मोर ईयर, ठीक है ना। इसमें अपन क्या करते हैं कि 5, ठीक है ना, 5 या मोर देन 5, ठीक है ना, साल तक अपन हर साल में एक बार, ठीक है ना, MDA की डोज देते हैं अपन। MDA में कितनी ड्रग इंक्लूड होती है, ठीक है ना, तो 2 ड्रग या 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन आता है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। प्लस MDA हर, ठीक है, 5 साल तक एनुअली, ठीक है ना, MDA की एक डोज प्रोवाइड की जाती है। इसमें अपन देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कैंडिडेट है जिसको अपन इस MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन होगी, चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर एज हो गया, प्लस सीरियसली इल पर्सन हो गया। इन 3 कंडीशन में अपन को MDA प्रोवाइड नहीं करना, इनमें MDA यूज नहीं कर सकते। अब अपना ऑब्जेक्टिव देखें कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, के डिजीज ट्रांसमिशन को अपन बिल्कुल ब्रेक डाउन करना है। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो होम बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ द लिम्फ इडिमा, ये हो गया अपना। सेकंड क्या होगा, अप स्केलिंग ऑफ द हाइड्रोसिल ऑपरेशन, ठीक है ना, कौन से लेवल पे, CSC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे और मेडिकल कॉलेज में। तो मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, लिम्फ एडिमा का अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्लस हाइड्रोसिल का मैनेजमेंट के लिए सेंटर प्रोवाइड हो। तो ये दोनों मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट के मेथड हो गए। प्लस अपन बात करें एक्सपांशन ऑफ द MDA प्रोग्राम का एक्सपांशन के रिगार्डिंग देखें, ठीक है, थोड़ा पास्ट में कि 2004 में इंक्लूड किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द एनुअल MDA विद द सिंगल डोज ऑफ द DEC, ठीक है ना, मेडिकेशन, ठीक है, अलोंग विद द स्केलिंग ऑफ द होम बेस्ड फूड केयर एंड हाइड्रोसिल ऑपरेशन। ये 2004 में ये MDA के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। और MDA मोस्ट कॉमनली कंडक्टेड कब करते हैं, कौन से मंथ में, नवंबर मंथ में कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब अपन प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में एंटीफाइरियल ड्रग रेजिमेंट की बात करें तो इन 2004 में सिर्फ और सिर्फ DEC को यूज किया जाता था। DEC की सिंगल डोज एनुअली फॉर 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर। अब प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें 2 हो सकते हैं, DEC प्लस एल्बेंडाजोल का यूज किया जा सकता है, या फिर आइवरमेक्टिन, DEC और एल्बेंडाजोल,
ठीक है ना, 2 ड्रग या 3 ड्रग कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट अपन बात करें कि मोर्बिडिटी मैनेजमेंट मेजर्स की बात करें, ठीक है ना, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द सिंपल फुट वॉशिंग प्रैक्टिस, इसके रिगार्डिंग उनको अवेयर किया जाए, ठीक है ना, उनको इस रिगार्डिंग एजुकेटेड किया जाए। ठीक, इसका क्या पर्पस है, मेनली टू मेंटेन द हाइजीन एंड प्रिवेंट द सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, कि यदि लिम्फ एडिमा हो रखा है, वो फुट की वॉशिंग प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं, हाइजीन प्रॉपर रख रहे हैं, तो अपन सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में अपन और कॉम्प्लिकेशन जो होने वाले उनसे इन्फेक्शन से, उसको भी अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, प्लस एक्यूट इन्फ्लामेटरी अटैक है उसको भी अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मोर्बिडिटी का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसका अपन अदर जो फ्यूचर में जो और हाई कॉम्प्लिकेशन आने वाले उस कॉम्प्लिकेशन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफाइलेरिया सर्विलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। है माइक्रोफाइलेरिया अपने क्या पढ़ रहे हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसमें माइक्रोफाइलेरिया अपने ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो उसका सर्विलेंस कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड है उसका, तो नाइट ब्लड सर्वे करते हैं। ठीक है ना, कंडक्ट बिफोर द स्टार्टिंग द एमडीए, वेरी इंपॉर्टेंट, एमडीए देने से पहले अपन कंडक्ट करते हैं, और कब, नाइट ब्लड सर्वे। ठीक है ना, और कहाँ कहाँ कंडक्ट करते हैं, ऑल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट लोकेशन पे कंडक्ट करते हैं। सर्वे की डिजाइन की बात करें तो इसमें अपन टोटल 4 सेंटिनल साइट प्लस 4 रैंडम साइट सेलेक्ट करते हैं। टोटल कितनी साइट होगी, 8 साइट्स हो गई, और हर साइट पे अपन कितनी ब्लड स्लाइड का फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मेशन 500 का करते हैं। ठीक है ना, तो 500 हर साइट पे अपन स्लाइड फॉर्मुलेट करते हैं, और टोटल कितनी साइट होगी, 8, तो अपने टोटल कितनी स्लाइड होगी, 4000 स्लाइड्स होगी। नेक्स्ट अपन बात करें इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो डेफिनेट द रिडक्शन ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया प्रिवलेंस इन एमडीए डिस्ट्रिक्ट, माइक्रोफाइलेरिया की प्रिवलेंस को अपन मिनिमाइज कर सके। ठीक है ना, फॉर इफेक्टिव इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन, कि अपन को एमडी का कितना कवरेज हो, ताकि अपन जो भी ट्रांसमिशन का इंटरप्शन है वो एकदम इफेक्टिव हो, उसका आउटपुट इफेक्टिव हो। तो उसके लिए कि एमडीए कवरेज मस्ट एक्सीड द 80%, मोर देन 80%, और इट सस्टेन फॉर द 5 to 6 ईयर। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि अपना जो भी अपन एमडीए यूज कर रहे हैं किसके लिए, कि ट्रांसमिशन के इंटरप्शन के लिए वो इफेक्टिव मेथड है, इफेक्टिव साबित हो रहा है। ठीक है, प्लस यही है कि अपन फाइनल देखें कि फाइनल अपन मेन एम क्या था माइक्रोफाइलेरिया सर्विलेंस का, तो रिड्यूस द कम्युनिटी माइक्रोफाइलेरिया लोड प्लस इंटरप्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट अपन देखें कि काला आजार के रिगार्डिंग देखें, अपने देखा ना कि एनवीबीडीसीपी में टोटल 6 डिजीज को इंक्लूड किया जाता है, हर डिजीज के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, और ओवरऑल इन सब प्रोग्राम को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम के अंदर में सबको इंक्लूड किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे काला आजार, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विसरल लेशमिनियासिस। इसके अपने एपिडेमियोलॉजी देखें, काला आजार इज एंडेमिक इन 33 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ऑफ द बिहार, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड, 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, और 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। मोस्ट कॉमनली 4 स्टेट है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यूपी, जहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली प्रिविलेंट है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम पता होना चाहिए। और काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम है, ये स्पॉन्सर किया जाता है। और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, नेशनल काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 1990 और 91 में। और प्रोग्राम की वजह से क्या अपन को बेनिफिट हुआ है, प्रोग्राम हैज द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिजीज बर्डन। कितना बर्डन रिड्यूस हुआ है कि अपन 1992 में देखें तो कितने केसेस थे, 77,102 केसेस थे, जो रिड्यूस होके 2023 में कितने हो गए, 595 केसेस। तो काफ़ी केसेस रिड्यूस हुए हैं ये प्रोग्राम की वजह से। फिर अपन देखें कि स्ट्रेटेजी फॉर काला आजार एलिमिनेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की गई थी, तो इनहेंस द डिटेक्शन, ठीक है ना, प्लस कंप्लीट ट्रीटमेंट। ठीक है ना, कि डिटेक्शन रेट
अर्ली डिटेक्शन रेट को इम्प्रूव करना है, प्लस जो भी डिटेक्ट हुए हैं केसेस उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो, मेडिकेशन एडरेंस है वो हायर हो, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या इंक्लूड किया है, उसको डायग्नोस्टिक मेथड इंक्लूड किए गए, लाइक RK39 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, RDT हो गया, उसका क्या नाम RK39 किससे रिलेटेड है टेस्ट, ये काला आजार से। फिर मेडिसिन जिसे अपन बात करें ओरल ड्रग मिल्टेफोसिन हो गया, ठीक है ना, फॉर ट्रीटमेंट फॉर द पोस्ट काला आजार डर्मल लेशमिनियासिस, जिसको हम क्या बोलते हैं PKDL, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी मेडिकेशन ऐड किया गया। नेक्स्ट क्या है अपना इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन, सेकंड अपनी स्ट्रेटेजी ये होगी जिसमें अपन को ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है, तो उसके लिए कौन सा इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट IVM हो गया अपना, ठीक है, जो अपन हर किसी वेक्टर बॉर्न डिजीज में अपन ने कवर किया है। इसमें वेक्टर कंट्रोल इज एसेंशियल, DDT was earlier used but sand flies are becoming the resistant to the DDT, ठीक है ना। काला आजार के लिए कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, सैंड फ्लाई होती है, जो अभी प्रेजेंट में रेजिस्टेंट होगी अगेंस्ट द DDT। तो अपन DDT की जगह पर इसके रिप्लेसमेंट में अपन क्या यूज करें प्रेजेंट में, सिंथेटिक पायरिथ्रोइड्स, ठीक है ना, नाउ यूज एज ए रिप्लेस द DDT। किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, तो अपन फोगिंग के लिए यूज करते हैं ताकि अपन सैंड फ्लाई को एलिमिनेट कर सके, ठीक है ना, उस बेसिस पे अपन डिजीज को वेक्टर को कंट्रोल कर सके, तो वेक्टर को कंट्रोल करेंगे तो डिजीज ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशन ऑफ द बिहेवियर इम्पैक्ट एंड इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, कि अपन BCC के मेथड के थ्रू भी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के थ्रू भी वेक्टर बॉर्न डिजीज को अपन कवर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग उनको अवेयर करें, उनको एजुकेटेड करें, ठीक है, उनके नॉलेज इंक्रीज करें, ठीक है, इस बेसिस पे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस मल्टीपल सेक्टर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन हो, उस जैसे हेल्थ, ठीक है, अदर सेक्टर के बीच में, वो भी एक तरह से सपोर्ट करते हैं एलिमिनेशन को। नेक्स्ट अपन बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है ना, कि प्रॉपर जो भी हेल्थ वर्कर है उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली हो, ठीक है ना, प्लस जो भी डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट सर्विसेज है, ठीक है ना, वो प्रॉपर विदाउट इंटरप्ट सप्लाई हो इनकी, और सर्विसेज को अपन और स्ट्रेंथन करें, तो अपना कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट क्या होगा अपना स्ट्रेटेजी, मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड इवेल्यूशन, के प्रोग्राम है उसका कंटिन्यूस बेसिस पे असेसमेंट हो, मॉनिटरिंग हो, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, प्लस क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन का इंश्योरिंग हो। तो ये अपने पॉइंट ये हो गए। लास्ट में क्या है कि फ्यूचर रिसर्च के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी हो, ठीक है ना, कि अपन काला आजार के ऊपर और मॉडर्न रिसर्च करें, इसको कंट्रोल करने के न्यू मेथड अपन आइडेंटिफाई करें, ठीक है, प्लस फाइंडिंग द डेवलप डॉक्यूमेंटेड एंड सर्कुलेट टू स्टेट, ठीक है, अपन आइडेंटिफाई करने के बाद ये जिस स्टेट में ये एंडेमिक है वहाँ पे अपन ये आइडिया अपन जो भी न्यू मेथड है वो अपन सर्कुलेट करें, ताकि अपन वो भी वहाँ भी डिजीज को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है कि इसमें एक्टिव केस सर्च एक टर्म आता है काला आजार में, इसका क्या मीनिंग होता है, एक्टिव केस सर्च इन्वॉल्व द हाउस टू हाउस सर्च फॉर काला आजार केसेस, ठीक है ना, इसमें एक्टिव सर्विलेंस किया जाता है जिसको ACS बोलते हैं। पर इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये कंडक्ट क्वार्टरली, ठीक है, हर साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है। सर्च फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सीजन में इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिव केस सर्च को नॉन एज द काला आजार फोर्टनाइट, ठीक है ना, हर क्वार्टरली अपन इसका कंडक्ट करते हैं, और कितने टाइम तक, 2 वीक तक, ठीक है, काला आजार फोर्टनाइट बोलते हैं इसको। और कौन कंडक्ट करता है, पेरिफेरल हेल्थ वर्कर और वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी एक्टिविटी मेन क्या होती है इसमें, कि जो भी केस आइडेंटिफाई किया है उनको, सस्पेक्टेड केस है उनको हायर सेंटर पे रेफर करना है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो भी काला आजार के केस को आइडेंटिफाई करते हैं, या काला आजार का जो काला आजार जिसको डिजीज हो रखा है, जो पेशेंट है, ठीक है ना, पेशेंट है और आशा वर्कर है, ठीक है ना, उनको क्या इंसेंटिव मिलता है। तो अपन इसके बाद सबसे पहले अपन आशा के इंसेंटिव की बात करें तो 300 फॉर आइडेंटिफाइंग द ईच काला आजार केस, एंड 100 फॉर इंश्योरिंग द 1 राउंड, एंड 200 फॉर, ठीक है ना, 200 फॉर 2 राउंड ऑफ द इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ठीक है, तो ये
आशा के लिए इंसेंटिव हो गया। पेशेंट की बात करें 500 आर एज ए कंपनसेशन ऑफ द डेली वर्क फॉर द टाइम ही स्पेंड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फॉर द काला आजार, तो उसके लिए कितना मिलता है 500। और यदि कोई पीकेडीएल का है, पोस्ट काला, ठीक है ना, काला आजार डर्मल लेशनियासिस का, तो उसके लिए कितने मिलते हैं 2000 का उसको असिस्टेंस मिलता है पेशेंट को। और ये सब, ठीक है ना, ये सब रिवाइज जो स्ट्रेटेजी है कब लॉन्च की गई, सितंबर 2014 में ये सब लॉन्च की गई थी, ठीक है। अब अपन बात करें न्यू स्ट्रेटेजी कौन सी है, भी है, ठीक है ना, रैपिड डायग्नोस्टिक किट RD, ठीक है ना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट हो गया, ये ICMR ने डेवलप्ड की है, ठीक है ना, और प्रोग्राम के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। प्लस ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंगल डोज ऑफ द लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B, ठीक है ना, उसकी डोज कितनी होगी, सिंगल डोज है तो 10 mg पर kg बॉडी वेट, और कौन सी रूट से दी जाती है, IV रूट के थ्रू दी जाती है। तो ये भी न्यूली एडेड है कि न्यूली डायग्नोस्टिक किट कौन सी है, न्यूली ट्रीटमेंट कौन सा इंक्लूड किया गया। इसका एडवांटेज क्या है, टू रिड्यूस द ह्यूमन रिजर्वेयर ऑफ द इन्फेक्शन, ह्यूमन रिजर्वेयर है उस इन्फेक्शन का, उसको अपन को मिनिमाइज करना है। और इस स्ट्रेटेजी के लिए WHO भी सपोर्ट करता है। कैसे, WHO सप्लाई द ड्रग फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, एम्फोटेरिसिन भी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाती है WHO का, तो WHO का सपोर्ट हो गया। तो ये न्यू स्ट्रेटेजी का ये पार्ट हो गया फाइलेरिया, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर में। नेक्स्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज की बात करें तो अपना कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, GAE, जिसके रिगार्डिंग अपन देखें तो ये बहुत सीवियर डिजीज है, जिसकी मोर्टेलिटी रेट है बहुत हायर होती है, और जो भी कोई सर्वाइवर होता है, ठीक है पर्सन, उसमें भी मॉर्बिडिटी होने के चांसेस बहुत हायर होते हैं, लाइक, ठीक है ना, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लाइक पैरालिसिस, सीजर्स आ सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये हो गया अपना, इसकी क्या क्या मॉर्बिडिटी हो सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इन रिसेंट ईयर की बात करें तो जापानीज इंसेफेलाइटिस बिकम ए मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपने इंडिया में, ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कौन से स्टेट में इंक्लूडेड है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी। तो ये अपने, जैसे हमने काला आजार देखा था, तो काला आजार कौन कौन से स्टेट में था, वेस्ट बंगाल में था, ठीक है ना, बिहार में था, यूपी में था, वहाँ पे था। पर ये अपने जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी हो गया। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की गई, तो स्ट्रेंथनिंग द सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना है। कैसे, ठीक है ना, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, टू डिटेक्ट द केसेस अर्ली, ये मेन इसका एम था। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्लस स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सेंटिनल सर्विलेंस साइट को स्टेबलाइज करो, कहाँ पे, एट द टर्सरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना। तो इनका मेन, ठीक है ना, सेंटिनल सर्विलेंस अपन जो स्टेबलाइज की है, इनका मेन एम क्या होता है, टू अर्ली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस। नेक्स्ट क्या है स्ट्रेटेजी का पार्ट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केस मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें, ठीक है ना, हाँ मोर्टेलिटी रेट है वो भी हायर है, और मॉर्बिडिटी रेट है वो भी हायर होती है इसमें, तो इसलिए अपन को अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर केस मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अर्ली लेबोरेटरी कंफर्मेशन हो गया, प्रॉम्प्ट एंड एप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन डेथ। प्लस वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वेक्टर, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट टेक्निक भी होगी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट हो गया। ये भी एक तरह से एक मेथड हो गया जिसके थ्रू अपन वेक्टर को प्रिवेंट करेंगे, तो डिजीज ट्रांसमिशन लो होगा, और डिजीज ट्रांसमिशन लो होगा तो प्रेवलेंस ऑफ डिजीज डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस वेक्टर, ठीक है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए अपन इसके बारे में डिजीज के रिगार्डिंग देखेंगे अलग से वीडियो में, कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्यूलेक्स रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो वेक्टर आर आउटडोर रेस्टिंग मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, हेंस द इंडोर रेजिडुअल स्प्रे इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द जापानीज इंसेफेलाइटिस वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें कंट्रोल मेजर में मोस्ट कॉमनली क्या इंक्लूड होता है,
ठीक है ना। एंटी लार्वल प्लस पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर इन्वॉल्व होते हैं। एंटी लार्वल में अपन देखा तो लार्विवरस फिश हो गई, और पर्सनल प्रोटेक्शन में अपन मॉस्किटो नेट्स हो गए, रेपेलेंट हो गए। ये मोस्ट कॉमनली मेथड यूज की जाते हैं किसके, जापानीज इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए। फिर नेक्स्ट अपन देखें स्ट्रेटेजी कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ केयर स्टाफ प्लस सर्विलेंस पर्सनल प्लस स्ट्रेंथिंग ऑफ द हेल्थ सिस्टम रेस्पॉन्स, ट्रीटमेंट फैसिलिटी, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी सबको स्ट्रेंथन करना है। ये कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया अपना। नेक्स्ट है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज में बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। अवेयरनेस, एजुकेशन, ठीक है ना, कम्युनिटी के पीपल में, इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को इसके रिगार्डिंग ये पता हो तो अपन इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या, अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी, प्रमोटिंग द प्रिवेंटिव बिहेवियर के मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसको आप कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इसको एजुकेट कर सकते हैं उनको, ठीक है, वेरियस मीडिया के थ्रू उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे मास मीडिया के थ्रू, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। इस बेसिस के थ्रू अपन उनमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं टू अर्ली रिपोर्टिंग एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। नेक्स्ट अपन देखें गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का क्या सपोर्ट है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड द नीड बेस्ड असिस्टेंट टू द स्टेट, ठीक है, जिसमें क्या क्या सपोर्ट इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग ऑफ द प्रोग्राम, सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटी। तो ये सब भी इसको स्ट्रेटेजी का पार्ट है कंट्रोल करने के लिए। फिर अपन देखें केस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखें। देयर इज नो स्पेसिफिक क्योर फॉर जापानीज इंसेफेलाइटिस, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अर्ली केस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे अपन क्या फायदा हो सकता है कि अपन कॉम्प्लिकेशन की रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है जापानीज इंसेफेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन सी है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द जापानीज इंसेफेलाइटिस, जिसमें ठीक है ना कौन सी एज ग्रुप में रिकमेंडेड किया जाता है, चिल्ड्रन एज 1 to 15 ईयर की एज ग्रुप है उसमें रिकमेंडेड किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एक तरह से वैक्सीनेशन है ये की स्ट्रेटेजी है, एंड कोई एंडेमिक एरिया है जहाँ पे डिजीज है जेई वो एंडेमिक है, उस एरिया में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीनेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। फिर अपन बात करें वैक्सीन स्ट्रेटेजी होगी, एंटी लार्वल पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर की बात करें तो इसमें अपन देखें जापानीज इंसेफेलाइटिस में जो एम्पलीफायर का काम करता है वो कौन करता है, पिग्स एम्पलीफायर का काम करता है, तो वो इम्पोर्टेंट। तो इसके रिगार्डिंग देखेंगे कि कीपिंग द पिग्स अवे फ्रॉम द ह्यूमन वेलिंग, के घर से अपने पिग्स है उसको काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, स्पेशली अवॉइड द पिग स्टाइज नियर हाउसेस। पिग स्टाई आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पिग्स एक्ट एट द एम्पलीफाइंग होस्ट की तरह वर्क करती है, ठीक है। प्लस टाइमिंग ऑफ द मॉस्किटो बाइट, जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात की थी तो उसके लिए कौन सा होता है, क्यूलेक्स रेस्पॉन्सिबल था। क्यूलेक्स कब बाइट करता है मोस्ट कॉमनली, नाइट के टाइम पे, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डस्ट टू डाइन, कि सनसेट और सनराइज के बीच का टाइम होता है जो नाइट का टाइम होता है, उस टाइम पे मोस्ट कॉमनली मॉस्किटो बाइट करता है। उस टाइम पे अपन को मोस्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपन को प्रिकॉशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज़ कर सकता है, इसमें अपन फुल स्लीव क्लॉथ हो गया, ठीक है ना, होल बॉडी कवरिंग क्लॉथ हो गया, तो इसका यूज़ करके अपन मॉस्किटो से एक्सपोजर जो एरिया है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लस बेड नेट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से इफेक्टिव मेथड है, ठीक है ना, मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, स्पेशली एट द नाइट, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली कब बाइट करते हैं, नाइट के टाइम, तो नाइट के टाइम पे मॉस्किटो बेड्स यूज करना एक तरह से मोस्ट इफेक्टिव पार्ट है मेथड का। नेक्स्ट अपन बात करें डेंगू फीवर या डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू फीवर के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिस एजिप्टी, ठीक है ना, या एडिस एल्बोपिक्टस। अपने दो एजेंट के रिगार्डिंग देखा था, ये इसके रिगार्डिंग पूरा डेंगू के अपन ने पूरा एक ठीक है अलग से वीडियो बना रखा, वो आप देख सकते हो। उसमें अपन ने डेंगू के रिगार्डिंग इसके एपिडेमियोलॉजिकल, ठीक है ना, इसके हाई रिस्क ग्रुप, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, क्लिनिकल और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपन डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर, सब के रिगार्डिंग अपने इसमें कवर किया है,
ठीक है। डेंगू है और नोटिफाइबल डिजीज है, कब से, सिंस द 2016 थे, 2016, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग करना एक मैंडेटरी है इसमें, ठीक है ना। और अर्ली रिपोर्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ द केस इज क्रूशियल टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टेलिटी को अवॉइड कर सकते हैं अपन। प्लस कम्युनिटी मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द, ठीक है ना, साइन एंड सिम्टम के रिगार्डिंग इन्फॉर्म होकर डेंगू के क्या साइन और सिम्टम होते हैं उस बेसिस पे अर्ली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल के कहाँ पे आप अर्ली रिपोर्टिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपका डायग्नोसिस हो और प्रॉपर मैनेजमेंट हो डेंगू का। प्लस लेबोरेटरी सपोर्ट फॉर डेंगू डायग्नोसिस, ठीक है, ये में इंक्लूड किया गया था कि लेबोरेटरी सपोर्ट क्या है, ठीक है ना। तो इसमें अपन देखें मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हैज आइडेंटिफाइड द 521 सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल, ठीक है। अपन इंडिया की बात करें तो टोटल 521 सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए जिसमें डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जाता है। दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड द लेबोरेटरी सपोर्ट एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इन एंडेमिक स्टेट। लेबोरेटरी में भी देखा तो उसमें अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज का भी फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है, फॉर द एडवांस डायग्नोसिस एंड बैकअप सपोर्ट के लिए। टोटल कितनी अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज है, टोटल लेबोरेटरीज 14, ठीक है ना, 14 अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। दिस आर लिंक्ड विद द सेंटिनल सर्विलेंस हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो उसको इसका लिंकेड है जो भी अपने, ठीक है ना, सेंटिनल सर्विलेंस जो भी आइडेंटिफाई किया गया था उनसे लिंकेड है 14 अपेक्स रेफरल लेबोरेटरीज। प्लस अर्ली डायग्नोस्टिक किट प्रोवाइड की जाती है जिसमें एलाइजा बेस्ड NS1 किट्स हो गई, IgM कैप्चर एलाइजा टेस्ट हो गया, ठीक है ना, और एलाइजा बेस्ड NS1 किट है, ठीक है ना। तो ये डेंगू को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम द फर्स्ट डे इन्फेक्शन टू द 5th डे, ठीक तक आईपन को आइडेंटिफाई करना डेंगू का। तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एलाइजा बेस्ड NS1 किट्स। और आफ्टर 5 डेज अपन को आइडेंटिफाई करना है डेंगू को, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूजफुल है, IgM कैप्चर एलाइजा। और ये किसके थ्रू सप्लाई की जाती है, सप्लाई थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, ठीक है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे में है, ठीक है ना। और किट्स प्रोवाइड की जाती फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। फिर अपन देखें स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डेंगू। तो इसमें 2 है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग थ्रू द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज, ठीक है, जो रिपोर्ट आई उस बेसिस पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो। प्लस एक प्लान रिलीज किया गया था 2011 में जिसको क्या बोलते हैं, मिड टर्म प्लान, ठीक है ना। इसका क्या एम था, टू फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डेंगू, ठीक है ना। और इसको एवरी स्टेट में फॉर्मुलेट करके सर्कुलेट किया गया था। इसके मेन कंपोनेंट की बात करें अपन, ठीक है ना, तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, सर्विलेंस, के डिजीज सर्विलेंस प्रॉपरली हो, प्लस एंटेमोलॉजिकल सर्विलेंस भी प्रॉपरली हो, दोनों सर्विलेंस प्रॉपरली हो। प्लस केस मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट में क्या, अर्ली डायग्नोसिस के लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है ना, कि आपको सेंटिनल सर्विलेंस भी प्रोवाइड किया गया, अपेक्स लेबोरेटरी भी प्रोवाइड की गई, उस बेसिस पे अर्ली डायग्नोसिस हो, प्लस क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर केसेस का। थर्ड स्ट्रेटेजी क्या थी, मेन कंपोनेंट वेक्टर मैनेजमेंट। वेक्टर मैनेजमेंट में अपन बात करें तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया जिसके अंदर, ठीक है ना, सोर्स रिडक्शन होता है, केमिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, प्लस पर्सनल प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है ना, और एंटी एडल्ट मेजर हो गए, प्लस लॉ हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, ये सब वेक्टर कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या थी कि कंपोनेंट के आउटब्रेक हो जाए उसको अपन कैसे रेस्पॉन्स करें, उसको अपन आउटब्रेक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एपिडेमिक प्रिपेयरनेस एंड मीडिया मैनेजमेंट ड्यूरिंग द आउटब्रेक, इनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, अपन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब उस मिड टर्म प्लान का कंपोनेंट थे। प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ हो, प्लस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, मनी, मैन, ठीक है ना। और प्लस ऑपरेशनल रिसर्च मीन्स कि फ्यूचर में अपन रिसर्च करें ताकि अपन और रिगार्डिंग, ठीक है ना, डेंगू के रिगार्डिंग और अपन जानकारी कलेक्ट कर पाए। प्लस बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी डेंगू को प्रिवेंशन और कंट्रोल में हेल्पफुल होता है। इसमें अपन देखें इसके कंपोनेंट के सोशल मोबिलाइजेशन में
इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के थ्रू अपन कंट्रोल कर सकते हैं डेंगू को। प्लस इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें जिसमें अपन देखें मल्टीपल सेक्टर जैसे अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन सेक्टर, यदि मल्टीपल सेक्टर का साथ में काम करें तो इसकी भी हेल्प से अपन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में अपन देखें लास्ट कंपोनेंट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, ठीक है, तो इसमें एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है, रिव्यू मीटिंग्स, फील्ड विजिट, ठीक है, और फीडबैक मैकेनिज्म। कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसका फीडबैक क्या है, इसका पूरा इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये सब अपने कंपोनेंट हो गए मिड टर्म प्लान जो 2011 में लॉन्च किया गया था और एवरी स्टेट में उसको सर्कुलेट किया गया था। उसके मेन मोस्ट कॉमनली कंपोनेंट तो अपने कवर कर लिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया एनवीबीडीसी प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर में जितने भी 6 डिजीज है उसके अपन इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, इंडिविजुअल डिजीज के रिगार्डिंग देखेंगे और उनके कंट्रोल और मेजर के लिए जो हर डिजीज के कंट्रोल और मेजर के लिए जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को एनवीबीडीसी के अंदर कवर किया जाता है वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर अपने वो 1 by 1 देखा है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।